नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही डरावनी लेकिन बिल्कुल सच्ची केस स्टडी का डीप डाइव विश्लेषण करने वाले हैं। ये घटना उत्तर प्रदेश के वाराणसी की है और सच बताऊं तो ये कोई आम भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सी दिखने वाली जगह अचानक एक भयानक सपने में बदल सकती है। आज हम ठोस डेटा, टाइमलाइन और गवाहों के असल अनुभवों के आधार पर इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। अब जरा सोचिए, एक बिल्कुल नई बनी हुई इमारत जो खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए एक हॉस्टल के रूप में बनाई गई हो, वो महज कुछ ही हफ्तों के अंदर एक सील किए गए पैरानॉर्मल ग्राउंड जीरो में कैसे तब्दील हो सकती है। कमाल की बात यह है कि आज भी ये इमारत वास्तव में ताले में बंद है। तो चलिए उस एग्जैक्ट टाइमलाइन और घटनाओं के क्रम को डिकोड करते हैं जिसने इस हॉस्टल को हमेशा के लिए वीरान कर दिया। चलिए सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। भाग 1, द न्यू हॉस्टल। इस पूरे वाकये की शुरुआत होती है स्वरा नाम के एक स्टूडेंट से, जो भीड़-भाड़ से दूर बड़ी शांति से अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती थी। अब इस हॉस्टल का लेआउट समझना यहाँ बहुत जरूरी है। ग्राउंड फ्लोर और टॉप फ्लोर के बीच दिन रात का अंतर था। ग्राउंड फ्लोर एकदम खचाखच भरा हुआ था। वहाँ हॉस्टल के मालिक यानी अंकल आंटी और उनके 2 बेटे रहते थे, साथ ही श्रद्धा जैसी कुछ जूनियर छात्राएं भी। लेकिन टॉप फ्लोर वो बिल्कुल अलग थलग और लगभग खाली था। उस पूरे फ्लोर पर स्वरा अकेली एक डबल सीटर कमरे में रहती थी, जिसमें एक बड़ी सी कांच की बैल्कनी थी। लिटरली वो फिजिकली सबसे एकदम कटी हुई थी। 40, जी हाँ 40 दिन, ये महज कोई नंबर नहीं है। स्वरा ने इस हॉस्टल में पूरे 40 दिन एकदम शांति से गुजारे। रोज सुबह शाम हरि स्तोत्रम सुनना, आराम से कॉलेज जाना, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। उसे जरा भी इल्म नहीं था कि यह शांति दरअसल आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है। और यहीं से चीजें बिगड़नी शुरू होती हैं। भाग 2, द मूवी नाइट प्रैंक। एक रात खाली पड़े 8 सीटर कमरे में कुछ लड़कियों ने हॉरर मूवी देखने का प्लान बनाया और इसके बाद हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। डे 1, स्वरा ने एक प्रैंक किया। वो बेड के नीचे छिप गई और अपनी सीनियर दोस्तों को डराया। सब हंसे, बात खत्म हो गई। लेकिन डे 2, सीनियर्स ने शिकायत की कि रात में उनके कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलीं और उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई दीं। हैरान करने वाली बात यह थी कि इस बार स्वरा ने कोई प्रैंक नहीं किया था और डे 3 आते आते तो हालात इतने खराब हो गए कि उन सीनियर लड़कियों को अचानक भयानक बुखार आ गया और मानसिक रूप से वो इतनी डर गईं कि उन्हें तुरंत हॉस्टल छोड़कर भागना पड़ा। अब यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल लेकिन डरावना सवाल पैदा होता है। अगर स्वरा अपने कमरे में सो रही थी, तो फिर ग्राउंड फ्लोर पर उन सीनियर लड़कियों की खिड़की के पास फुसफुसा कौन रहा था? सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि जो भी आवाजें आ रही थीं, वो बिल्कुल स्वरा की आवाज में उन लड़कियों के नाम पुकार रही थीं। ये पहली वार्निंग थी कि उस इमारत में उनके अलावा कोई और भी मौजूद है। स्वरा को लगा कि उसकी सहेलियां मिलकर उसे वापस प्रैंक कर रही हैं, तो उसने क्या किया? उसने छत पर जाकर मजाक मजाक में उस अनजान शक्ति को पुकारा। उसने कहा, जो भी है मुझसे भी आकर मिलो, मैं भी उसे महसूस करना चाहती हूं। और दोस्तों, यही वो पल था जहां से वापसी का हर रास्ता बंद हो गया। अनजाने में ही सही, स्वरा ने खुद उस डार्क एनर्जी को इनवाइट कर लिया था। इसके बाद तो जैसे नर्क के दरवाजे खुल गए। भाग 3, एस्केलेटिंग पैरानॉर्मल एक्टिविटी। अब वो हॉस्टल कोई रहने की जगह नहीं, बल्कि एक डरावनी भूल भुलैया बन चुका था। और ये एक्टिविटी किसी एक जगह तक सीमित नहीं थी। बाथरूम के कॉरिडोर में स्वरा को अपने ठीक पीछे भारी भारी सांसों की आवाजें सुनाई देने लगीं, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसकी कांच की बैल्कनी पर एक सफेद चादर के नीचे किसी के 2 पैर खड़े दिखाई दिए और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लोगों को अचानक तेज घुटन महसूस होने लगी। उस अदृश्य शक्ति ने पूरी इमारत के चप्पे चप्पे को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक वहम था, तो इस डेटा को देखिए। इस डरावने माहौल का वहां रहने वालों के शरीर पर सीधा और ठोस असर हो रहा था। श्रद्धा को अचानक घुटन होने लगी और हिंसक तरीके से उल्टियां शुरू हो गईं। वो वहां फंसी हुई थी। कृतिका और सौम्या की हालत मेंटली इतनी खराब हो गई कि वो बिना कुछ सोचे समझे वहां से भाग खड़ी हुई और हॉस्टल मालकिन के बेटे को अपने सिर पर एक भयानक दबाव महसूस होने लगा। ये कोई मजाक नहीं था। वहां मौजूद एनर्जी अब लोगों को फिजिकली डैमेज कर रही थी। अब जरा इस बात को ध्यान से सुनिएगा। रात का घना अंधेरा था। स्वरा सोने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके ठीक बगल वाले खाली बिस्तर से एक फुसफुसाहट आती है।
स्वरा, इतना परेशान मत हो। मैं तो बस तुम्हारा दोस्त बनने आया हूं। जरा इमेजिन कीजिए, कमरे में स्वरा के अलावा कोई इंसान मौजूद नहीं है। वो शक्ति अब सिर्फ इशारे नहीं कर रही थी, वो सीधे संवाद कर रही थी और बहुत बहुत करीब आ चुकी थी। आखिर ये सब हो क्यों रहा था? इसका जवाब छुपा था अतीत में। भाग 4, द डार्क हिस्ट्री रिवील्ड। जब स्वरा ने अपनी छत से पड़ोस की छत पर खड़े एक व्यक्ति से पूछताछ की, तो वो कड़वा सच सामने आया, जिसे हॉस्टल के मालिकों ने बड़ी चालाकी से छुपा कर रखा था। पता चला कि ये नई दिखने वाली इमारत पहले एक बॉयज हॉस्टल थी और वहां एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। असली मालिक ने बदनामी और केस से बचने के लिए उस हिस्से को तुरंत उड़वा दिया और उसे फिर से नया बना दिया। फिर इन नए मालिकों यानी अंकल आंटी ने इसे किराए पर ले लिया और आस पड़ोस की सारी अफवाहों को पैसे और रुतबे से दबा दिया। मतलब ये पूरी की पूरी इमारत एक मौत और त्रासदी की नींव पर खड़ी की गई थी। इस पूरी घटना के बाद एक लोकल पुजारी ने इसके पीछे का साइन समझाया, जिसे पॉल्टरगाइस्ट अवेकनिंग कहते हैं। दरअसल वो आत्मा वहां मौजूद तो थी, लेकिन बिल्कुल सोई हुई या शांत अवस्था में थी। लेकिन जब स्वरा ने छत पर मजाक में उसे पुकारा, तो उस एंटिटी को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग या जुड़ाव मिल गया। लिटरली एक छोटी सी नासमझी ने एक शांत पड़ी ट्रेजेडी को एक बेकाबू और बेहद खतरनाक पैरानॉर्मल फोर्स में बदल दिया था। अब वक्त था अपनी जान बचाकर वहां से निकलने का। भाग 5, द फाइनल एस्केप। जब स्वरा ने घबराकर अपने पिता को मदद के लिए फोन किया, तो अचानक फोन के नेटवर्क में अजीबोगरीब फ्लक्चुएशंस होने लगे, मानो वो शक्ति नहीं चाहती थी कि स्वरा किसी से संपर्क करे। लेकिन स्वरा के पिता, जो आध्यात्म को बहुत अच्छे से समझते थे, उन्होंने दूर से ही भांप लिया था कि वो आत्मा अब स्वरा की जान के पीछे पड़ गई है। उन्होंने तुरंत 3 बहुत ही सख्त सर्वाइवल रूल्स बनाए। पहला, लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, रुकना नहीं है। दूसरा, 1 सेकंड के लिए भी अकेले नहीं रहना है, श्रद्धा को हर जगह साथ रखना है, चाहे वॉशरूम ही क्यों ना जाना हो। और तीसरा रूल, सुबह की पहली किरण के साथ ही वो हॉस्टल खाली कर देना है। अगली सुबह का नज़ारा एकदम अफरा तफरी वाला था। स्वरा और श्रद्धा बहुत तेजी से अपना सामान पैक कर रही थी। तभी हॉस्टल के मालिक अंकल बहुत गुस्से में वहां आए और चिल्लाने लगे कि तुम लड़कियां मेरे हॉस्टल को बदनाम कर रही हो। लेकिन बोलते बोलते अचानक बीच वाक्य में ही उनकी आवाज चली गई। उनका गला पूरी तरह से चोक हो गया। ठीक उसी वक्त आंटी के बेटे ने भी घबराते हुए कबूल किया कि उसे अपने ठीक पीछे एक कुचल देने वाला भारी दबाव महसूस हो रहा है। मालिक खुद उस एंटिटी का शिकार हो रहे थे और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर दोनों लड़कियां फाइनली वहां से सुरक्षित निकलने में कामयाब हो गई। तो इसके बाद क्या हुआ? टाइमलाइन पर नजर डालें तो 2021-22 में स्वरा और श्रद्धा वहां से बाल बाल बच के निकली। इसके कुछ ही हफ्तों बाद हॉस्टल के हालात इतने बिगड़ गए कि उसे हमेशा के लिए बंद करना पड़ा और एक पुजारी को बुलाकर उस पूरी इमारत को मंत्रों से बांध दिया गया। फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, जब स्वरा की मुलाकात इत्तेफाक से आंटी के बेटे से हुई, तब जाकर उसे पूरा सच पता चला। वो जागी हुई आत्मा इतनी शक्तिशाली और खतरनाक हो चुकी थी कि वहां किसी का भी टिकना नामुमकिन हो गया था। आज भी वो इमारत पूरी तरह से सील और वीरान पड़ी है। जाते जाते मैं आप सबके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूं। अगर उस रात छत पर स्वरा ने उस अंधेरे को मजाक में आवाज नहीं दी होती, अगर अनजाने में ही सही उस भयानक शांति को भंग नहीं किया गया होता, तो क्या वाराणसी का वो हॉस्टल आज भी नॉर्मल तरीके से खुला होता? एक दबी हुई ट्रेजेडी और एक जानलेवा बुरे सपने के बीच की रेखा कितनी पतली हो सकती है, ये केस स्टडी हमें साफ साफ दिखाती है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।